दोस्तों, मैं नितिन सिन्हा, खबरसार संपादक खबरसार, आप लोगों के बीच में एक और गंभीर मुद्दे को लेकर के साथ में हूं। और आपको बताना चाहूँगा कि मेरे बाएं तरफ राधेश्याम शर्मा जी हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा चुनाव में। और दाहिनी तरफ आप लोगों के परिचित राजेश त्रिपाठी जी हैं, दोनों समाज सेवक हैं और दोनों ने रायगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा है। आप निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और 2018 में राजेश त्रिपाठी जी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे। दोस्तों, ये मेरा ये वीडियो जो है इसलिए महत्वपूर्ण है कि विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया, तीनों राज्यों में संपन्न हुआ और आपने देखा कि तीनों राज्यों में जो चुनाव हुआ उसमें किस तरीके की धांधली की गई। ऐसा आरोप मैं चैनल के माध्यम से मैं नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा आरोप जनता लगा रही है, निर्दलीय प्रत्याशी लगा रहे हैं, कांग्रेस से कुछ नेता लोग लगा रहे हैं। इनका कहना है कि ईवीएम सेट की गई है, ईवीएम में सेटिंग हुआ है और चुनाव में बड़ी धांधली की गई है, जिसका परिणाम ये है कि मतपत्रों में मतपत्र जहाँ से जो गणना हुई है उसमें कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिला है और ईवीएम से जो वोट की काउंटिंग हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलना दिखाया जा रहा है। जब तक मतपत्रों की गिनती हो रही थी तब तक कांग्रेस जो है, कांग्रेस के प्रत्याशी या दूसरे जगह के जो प्रत्याशी थे उनको वोट संख्या में भाजपा की संख्या में ज़्यादा दिखाया जा रहा था। और जैसे ही फिर ईवीएम से के वोटों की गिनती शुरू हुई तो जैसा ऐसा लगा कि जैसे जादू हो गया हो, चमत्कार हो गया हो और सारे वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे थे। आपने देखा होगा दोस्तों कि ईवीएम को लेकर पूरे देश भर में इस समय उबाल की स्थिति बनी हुई है। मामला माननीय उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया है और सारे विपक्षी एक हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन भी एक हो रहा है, इसके अलावा कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी एक हो रहे हैं और सबका ये कहना है कि ईवीएम से अगर हटा के चुनाव कराया जाए तभी जो है भारत में चुनाव जो है निष्पक्ष रूप से हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में ईवीएम को लेकर के अभी वर्तमान स्थिति में जो वर्तमान चुनाव हुआ है उसमें किस तरीके की धांधली की गई है और कैसा लग रहा है कि ईवीएम में को किस तरीके से सेट किया गया था, किस तरीके से छोटे दल के और निर्दलीय जो प्रत्याशी थे उनके वोट जो है कन्वर्ट कर दिए गए और उनको मत नहीं मिला। तो राधेश्याम शर्मा जी मेरे बाएं तरफ बैठे हुए हैं। राधेश्याम शर्मा जी, आप बताइएगा कि आप खुद निर्दलीय प्रत्याशी थे और कैसे आपको लगता है कि ईवीएम की सेटिंग हुई है और ईवीएम में कुछ बदमाशी करके जो चुनाव का परिणाम जो है बदला गया। ईवीएम में जो सेटिंग हुई है उसका मूल आधार है मॉक पोलिंग प्रत्याशियों द्वारा या उनके प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासन के द्वारा करवाया जाता है जी। इस समय जो मॉक पोलिंग हुई उसमें ईवीएम मशीन का चिन्हांकन या उसका चयन कंप्यूटर पद्धति से किया गया, उसे किसी प्रत्याशी ने नहीं चुना जी। तो कंप्यूटर जिसको चुना है उसकी मॉक पोलिंग, उस पर मैंने आपत्ति दर्ज की थी। मैंने लिखित में भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली को पत्र दिया था, राज्य के भी निर्वाचन पदाधिकारी को भी पत्र दिया था जी। और मैं उसका विरोध करते हुए मैं मॉक पोलिंग नहीं किया, मैंने उसका बहिष्कार किया जी। और अगर चयन कंप्यूटर से किया गया है तो आप कंप्यूटर से सही है का उसका ले लीजिए, ओके करवा लीजिए उसी से। फिर मॉक पोलिंग करवाने का क्या अर्थ है? ये मॉक पोलिंग क्या है राधेश्याम शर्मा जी? बहुत सारे हमारे सुधी दर्शक जो होंगे वो मॉक पोलिंग के विषय में नहीं जानते होंगे। मॉक पोलिंग एक प्रदर्शन है, वो मशीन, ईवीएम मशीन जो होता है उसको टेस्ट करने की प्रक्रिया है कि आप कितने वोट किसमें डाल रहे हैं जी। और वो उसकी गणना करके बताते हैं कि ये मशीन ठीक है। तो जब मशीन का चयन ही कंप्यूटर किया है, प्रत्याशी नहीं किया है, तो वो प्रत्याशी का संवैधानिक और मौलिक दोनों अधिकारों का हनन है। प्रत्याशी का जो अधिकार है वो उसका खुद चयन कर सकता है, लेकिन अधिकारी के द्वारा कहा गया कि इस समय कंप्यूटर ही इसका चयन किया है। तो अधिकारी निश्चित रूप से दबाव में थे और वो केंद्र सरकार के दबाव में यहाँ काम किए हैं। मशीन को जिस बूथ में भेजा जाना चाहिए जी, वो पहले से केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने फिक्स कर रखा है कि किस बूथ पे कौन सी मशीन जाएगी। ऐसा क्यों? जबकि मशीन कई ठो बिगड़े रहते हैं, जो भी होता है, तो वो एक सीक्वेंस में जाना चाहिए। तो उसके लिए मशीन का जो नंबर है उस नंबर के आधार पे ही
पोलिंग बूथों का चयन पहले से निर्वाचन आयोग द्वारा कर दिया गया था, ये बहुत बड़े संदेह को जन्म देता है। तो जैसे छत्तीसगढ़ में आप बात करें, आप छत्तीसगढ़ से के परिणाम को लेकर अपन बात करते हैं, जैसे तो छत्तीसगढ़ में तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसा कैसे संभव है कि आप ईवीएम मशीन जो है पहले से सेट थी, मतदान केंद्र में किस मशीन को भेजना है, ये कैसे कह सकते हैं आपका प्रश्न जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसा खेल है कि अगर कोई राज्य में बीजेपी की सरकार से हट करके किसी दल के द्वारा सरकार बनाया जा रहा है, तो एक जनता के लिए नाटक है कि हम ऐसा नहीं कि ईवीएम सेटिंग है, ईवीएम सेटिंग रहता तो हम सबके सभी राज्यों में आ जाते। तो सिर्फ जनता को दिखावे के लिए, जैसे पिछले समय यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय भी ईवीएम सेट था, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। और सिर्फ 5 वर्ष के लिए जनता को गुमराह करने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अवसर मिला। जी, ये बताइएगा, जैसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि यदि ईवीएम सेट होती तो 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो एक राज्य बीजेपी को गंवाना पड़ा। वो तेलंगाना में आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार बनी है, तो वहाँ ईवीएम सेट क्यों नहीं हुआ? वो फिक्स मैच है, जनता को दिखाना है, देश को दिखाना है कि ईवीएम में किसी प्रकार की खराबी नहीं है। मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि मेरे घर और परिवार में 11 वोट हैं। आपके अपने वोट हैं? जी, मेरे को पोलिंग बूथ से, उस कंप्लीट पोलिंग बूथ से 4 वोट मिले हैं। ये कैसा संभव हो सकता है? मैं किसी अड़ोसी पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे इष्ट मित्र बंधु बांधवों की बात नहीं कर रहा हूं, जबकि मेरे मोहल्ले के, उस वार्ड के लोगों का दावा जो है वो 2000 से ऊपर वोटों का है कि आपको इतना वोट हमारे मोहल्ले से मिला है। अभी आपको कुल कितना वोट मिला? मेरे को कुल 555 वोट विधानसभा में मिला है, जबकि मैं 2008, इससे 15 वर्ष पहले चुनाव लड़ा था और किसी को पता नहीं था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। उस समय मेरे को 2665 वोट मिला था। तो निश्चित तौर पे ईवीएम सेट है। और छत्तीसगढ़ में तो आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का पूरा वोट जो है वो शिफ्ट हो गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में। बहुजन समाजवादी पार्टी के कोई प्रत्याशी ऐसा आपको छत्तीसगढ़ में दिखे हों जिन्होंने आपत्ति दर्ज की हो कि भाई हम ईवीएम से जो हमारा जो कैडर वोट था वो बीजेपी को चला गया? कुरुत के प्रत्याशी हैं जो, जिनका कहना था कि मेरे घर में 7 वोट हैं जी, और मेरे को पोलिंग बूथ से ही 0 वोट मिले हैं। तो ये प्रमाणित करता है ईवीएम को टेम्परिंग किया गया है। ईवीएम टेम्परिंग कैसे हो सकती है जबकि ईवीएम जो है वो चुनाव आयोग के उसमें है, संरक्षण में है, वो चुनाव आयोग उसका देखरेख करती है। वोटिंग कैसे होगा, उसकी मॉक ड्रिल होती है, बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था होती है। ईवीएम चुनाव के बाद में सेफ इस जगह पे रखा जाता है, गार्ड लगे होते हैं। किस तरीके से ईवीएम सेट हो सकता है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी उपकरण है उसका जो प्रोग्रामिंग होता है जी, उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम करता है कि हम अगर मोबाइल में 4 बजे का अलार्म दिए हो, 4 बजे शुरू होता है, तो उसमें भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग हैं, उसके हिसाब से वो कार्य करता है। और सीधे से आप समझ जाइए कि जब चंद्रयान को हम यहाँ से बैठ करके ऑपरेट कर सकते हैं, तो ईवीएम मशीन है वो बहुत छोटा चीज है। तो ऐसा कुछ आपको लगता है कि ईवीएम से जो वोट कन्वर्ट किए गए बीजेपी की तरफ, तो उसमें क्या निर्दलीय या छोटे दल के प्रत्याशियों के वोट कन्वर्ट किए गए कि कांग्रेस के वोट भी चोरी किए गए? मेरे को लगता है कि कांग्रेस के वोट चोरी नहीं किए गए, सारे निर्दलियों के वोट ही शिफ्ट हुए हैं, ताकि जनता को शक मत हो कि कांग्रेस भी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उसको एक निश्चित वोट मिलता रहे। आपने पिछला जो प्रश्न किया था कि इसकी सुरक्षा बहुत ही फुल प्रूफ रहती है, यानी सेना के द्वारा की जाती है, पैरामिलिट्री फोर्स करती है। 2019 से अभी तक 4 वर्षों में 19 लाख से अधिक ईवीएम मशीन जो गुम गए हैं। तो ईवीएम मशीन का गुम जाना अपने आप में, आप सोचिए कि वो ईवीएम मशीन कोई चाय की केटली नहीं है कि उसको घर में चाय बनाया जाएगा। तो उतने मशीन से पूरे देश में एक साथ लोकसभा की चुनावें हो सकती हैं। वो मशीन कहाँ है? वो मशीन के गुम हो जाने के बाद भी माननीय उच्चतम न्यायालय को निर्वाचन आयोग द्वारा जवाब नहीं प्रस्तुत किया गया है। तो जो इन परिस्थितियों में अगर देश में चुनाव हो रहा है तो किन मशीनों से हो रहा है इसको कोई नहीं जानता, इसको सिर्फ केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ही जानती है। तो ये जो 19 लाख मशीन गायब हुई, तो निश्चित तौर पर जो ईवीएम मशीन है वो बाहर देशों से मंगाई जाती है, जापान से,
अमेरिका से भी कुछ सॉफ्टवेयर उसके आते हैं। जी तो जो 19 लाख मशीन गायब हुई जी या कहीं और रख दी गई आपके हिसाब से, जी। तो उस 19 लाख मशीनों की भरपाई जो है वो चुनाव आयोग कैसे कर रहा है? वो इनकी खरीदी की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जी वो तो संयोग था कि किसी आरटीआई एक्टिविस्ट ने उसको लगाया और जानकारी मिली और पूरे देश भर में वो ओपन हुआ कि 19 लाख मशीनें जो हैं गायब हैं। तो 19 लाख मशीन गायब हो जाने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय को स्वस्फूर्त संज्ञान ले लेना चाहिए था और ईवीएम से जो वोटिंग हो रही है उसको प्रतिबंधित कर देना था। परंतु ये देश का दुर्भाग्य है कि अभी न्यायपालिका जागृत अवस्था में नहीं है। जी, आपने ईवीएम को लेकर के, चुनाव निष्पक्ष ना होकर के, आपने एक मुख्य चुनाव आयोग अधिकारी का जो आपने पुतला दहन भी किया था, जी तो कैसे आपको पहले से ऐसा मालूम था कि ये चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं होगा और चुनाव में बड़ी धांधलियां होंगी, और ऐसा भी आपको लग रहा था कि राज्य में सरकार बदल जाएगी? क्योंकि देखिए मैं समय समय पर लिखित में मुख्य निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से शिकायत कर रहा था जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जी और उन शिकायतों पर कार्रवाई ना हो अलग चीज है कि ये अधिकारी मौखिक तौर पे हमको बताते थे कि ऐसा नियम है, वो लिखित में बताने में असमर्थ थे। जब मॉक पोलिंग हुआ तो मैंने बोला कि आप मिनट बुक दीजिए, मैं मिनट बुक में अपनी आपत्ति दर्ज करूंगा। यहाँ के एसडीएम गगन शर्मा जी ने कहा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, बोले कि मिनट बुक नहीं है। आप सोच लीजिए कि बिना मिनट बुक के इतनी बड़ी प्रक्रिया जो लोकतंत्र स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका है ईवीएम का, जिसके माध्यम से वोटिंग होना है, वहाँ बिना मिनट बुक के उस प्रक्रिया को पूरी कर ली गई। जी, आप से एक और सवाल करना चाहूँगा। आप ये बताइएगा कि अब तो चुनाव हो गया है, जी ईवीएम में जो धांधली होनी थी आपके हिसाब से वो धांधली भी हो गई है, जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। जी। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव यदि निष्पक्ष नहीं हुआ है, आपके आरोप के अनुसार, यदि आप आगे की कैसी रणनीति बनाएंगे और ईवीएम को लेकर के आपकी जो लड़ाई है वो किस दिशा की तरफ जाएगी? आप कैसे उस लड़ाई को लड़ेंगे और कैसे लोगों को बताएंगे कि जो ईवीएम मशीन में चुनाव होता है वो निष्पक्ष नहीं हो सकता? देखिए, मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया हूँ जी और वहाँ रिट भी दायर किया हूँ, क्योंकि निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है वो एकदम शून्य है। कहिए इसलिए शून्य है कि यहाँ अगर दोनों दलों ने निर्वाचन काल अवधि में लोक लुभावन आर्थिक लाभ की बातों से संबंधित घोषणा पत्र जारी किए, उसका अप्रूवल नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग अगर अप्रूव नहीं करेगा तो एक पर्ची भी एक प्रत्याशी छपवा नहीं सकता। तो इतना धांधली और इतना सब कुछ होते हुए भी अगर चुनाव हुआ है तो निर्वाचन आयोग बिल्कुल मौन रही है, और एक दल को, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए उसने कांग्रेस पर भी कार्रवाई नहीं किया। जी, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है निष्पक्ष नहीं हुआ है, तो आगे आप कैसी रणनीति बनाएंगे? मैं अभी तो पुनर्मतगणना के लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका सोम या मंगलवार को मैं दायर करूंगा, और मेरी लड़ाई हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक रहेगी। उसके बाद मैं सड़कों की लड़ाई लड़ूंगा। अगर न्यायपालिका देश की जनता को न्याय देने में विफल हो जाएंगे तो मैं सड़क का रुख अख्तियार करूंगा और देश को ये संदेश दूंगा कि अब न्यायपालिका से उम्मीद ना बांधें। दोस्तों, मेरे दाहिनी तरफ में राजेश त्रिपाठी जी बैठे हैं। वो आपको बताना चाहूँगा कि 2018 विधानसभा चुनाव को उन्होंने आम आदमी पार्टी के तरफ से लड़ा था, प्रत्याशी थे, और काफ़ी अच्छा माहौल था इनके पक्ष में। लोग इनको काफ़ी जानते भी हैं कि मतलब मुद्दों को लेकर ये गंभीरता से सामने आते रहे और मुखरता से बातचीत भी करते रहे। आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा और अच्छे अपेक्षित मतों से तो पीछे रह गए थे, लेकिन जैसा बताया जाता है कि वो संतुष्ट थे कि चलिए चुनाव की प्रक्रिया जो है, जो मत मिला है वो जैसा भी रहा हो, उससे अपन ये कर सकते हैं कि आप ये मान सकते हैं चुनाव जो है किस तरीके से ठीक हुआ है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी थे, बापोड़िया जी, हमारे यहाँ से गोपाल बापोड़िया थे। वो चूंकि अब राजेश त्रिपाठी जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी चुनने में कोई गलती की थी क्या? ये तो पार्टी का निर्णय होता है कि चुनाव कौन लड़ेगा और किस समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ेगा। तो पार्टी ने जो निर्णय किया वो निर्णय के आधार पर गोपाल जी ने चुनाव लड़ा, और जितनी उम्मीद थी उनको जितना मत मिलना चाहिए रायगढ़ विधानसभा के अंदर,
उतना मत जो है उनको वो प्राप्त नहीं हुआ। जी, आपने 2018 में चुनाव लड़ा था और आपको कितना मत मिला? लगभग 600 के आसपास मत हमको 2018 में मिला था। और जैसे अभी राधेश्याम शर्मा जी ने अपनी बात को कहा, मेरा प्रश्न ये है कि दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, इवन हमारे भारत के बगल का जो बांग्लादेश है, उसने भी ईवीएम मशीनों के माध्यम से चुनाव करवाने पर बैन लगा दिया। और जिस तरीके से 19 लाख ईवीएम मशीनें हमारे देश के अंदर गायब हैं, तो ये शंका जरूर होती कि अगर वो ईवीएम मशीन निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर हैं, तो कहीं ये चुनाव की जो प्रक्रिया है ये कहीं प्राइवेट ईवीएम जो मशीन है उसके माध्यम से तो नहीं करवाई जा रही है। दूसरा मुद्दा ये है कि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें से लगभग 15,000 लोगों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर शिकायत किया, परंतु केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिना उन शिकायतों का समाधान किए बगैर अगर उसकी मतगणना की पूरी प्रक्रिया करवा लेता है, तो फिर शिकायत का मतलब क्या है? तो अगर लोगों ने शिकायत किया, अगर उनके शिकायत का अगर समाधान नहीं निकला, तो ये भी एक कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारे देश का निर्वाचन आयोग है, टीएन सेशन के जाने के बाद जितने भी हमारे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बने हैं, वो उनका सत्ता पक्ष से एक पक्षीय निर्णय रहा है, वो निष्पक्ष चुनाव करवाने में आज तक असफल रहे हैं। राजेश जी, सत्ता पक्ष से निर्वाचन आयोग का कहना यह है कि राज्य की सत्ता पक्ष से या केंद्रीय सत्ता पक्ष से निर्वाचन आयोग किसके इशारे पे काम करता है, जैसा आप बताना चाह रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जो निर्वाचन आयोग है उसके दिशा निर्देश के आधार पर कोई भी राज्य निर्वाचन प्रक्रिया करता है, तो अगर उनके आदेशों के आधार पर करता है तो लगभग अगर रायगढ़ जिले में भी देखें तो लगभग 100 से ज़्यादा शिकायतें जनप्रतिनिधि के उम्मीदवार जो थे उन लोगों ने शिकायत किया, लोगों ने भी शिकायत किया, पर उनका कोई जो राज्य निर्वाचन आयोग है, चाहे वो केंद्र निर्वाचन आयोग हो, इन्होंने उसका जो शिकायत है, शिकायत का निराकरण उन्होंने नहीं किया। तो निश्चित तौर पर ये लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के प्रभाव में हमारा केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है, राज्य का निर्वाचन आयोग है, ये कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। अब प्रभावित होने की वजह से आज अगर लोकतंत्र की प्रक्रिया को देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत जरूर है, पर सबसे ज़्यादा लोकतंत्र प्रक्रिया की अगर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अगर अवमानना की जा रही हैं, तो भारत के अंदर हो रही हैं। राजेश जी, एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि क्या राधेश्याम शर्मा जी से के इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि छोटे दल के नेता या निर्दलीय प्रत्याशियों, छोटे दल के प्रत्याशियों और निर्दलीय प्रत्याशियों के वोट जो है ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कन्वर्ट किए गए? निश्चित तौर पर जब मैं 2018 में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा तो मेरे घर में लगभग 22 वोट हैं जो मुझे ही पड़े हैं, पर जब मतगणना हुई तो उसमें केवल मुझे 8 वोट मिले थे। मतलब 2018 का चुनाव भी निष्पक्ष नहीं था? वो बिल्कुल निष्पक्ष नहीं था। और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो आज भी जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष नहीं है। दूसरी बात अगर देखेंगे कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जो पर्यवेक्षक होते हैं, उनका अगर आप हर तीसरे दिन आपको हिसाब देना है कि आपने कितना खर्चा किया। तो पिछले चुनाव में हमने एक चीज़ और अनुभव किया कि जब हम एक बार तीसरे दिन अगर नहीं जा पाते थे, अगर हिसाब नहीं दे पाते थे, तो हमारे पास स्वतः वहाँ से नोटिस आ जाते थे कि आपके द्वारा जो चुनाव के समय पर खर्च किया गया उसका आज के द्वारा हिसाब नहीं दिया गया। परंतु वहीं जो राष्ट्रीय दल कांग्रेस और भाजपा थे, इनके अंतिम तक इनका कोई भी आदमी हिसाब कभी नहीं दिया और इनको कोई नोटिस जो जिला निर्वाचन आयोग है, जो पर्यवेक्षक है, इन्होंने नहीं दिया। और अंतिम में उनको एक सूचना दी गई कि आप अंतिम जो निर्वाचन में आय व्यय का ब्यौरा है उसको यहाँ निर्धारित समय के आधार पर सबमिट करें। तो ये भी एक प्रक्रिया कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय दल हैं, बड़े दल हैं, उनके और जो निर्दलीय और छोटे दल हैं
उनके बीच में जो हमारी निर्वाचन की प्रक्रिया वो पक्षपातपूर्ण रही है। और शायद यही वजह है कि जब पूरी प्रक्रिया को मैंने 2 चुनाव में देखा और देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे पर जो पर्चे हैं, पॉम्पलेट हैं, उसमें उनकी संख्या होना चाहिए, जहां से हमने छपवाया वो छपवाना होना चाहिए। अभी के चुनाव, हाँ, अभी के चुनाव में देखिए, इसी चुनाव में कि भाजपा और कांग्रेस के जितने रायगढ़ और पूरे छत्तीसगढ़ में झंडे लगे हुए हैं, क्या इन पार्टियों की झंडों की संख्या और किस कहना चाहिए एजेंसी से उन्होंने उस झंडे को लाया है, क्या कहीं नाम और उनकी संख्या लिखी गई है, परंतु क्या उसमें निर्वाचन आयोग ने किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही की है? तो ये कार्यवाही छोटे लोगों के माध्यम से और एक समाचार पत्रों में एक माहौल बनाया जाता है कि निर्वाचन प्रक्रिया जो है उसको बहुत कड़े तरीके से पालन किया जा रहा है, जो कि उम्मीदवारों के ऊपर कठोर कार्यवाही की जा रही है। परंतु आप देखिए, अगर इतनी शिकायतें, 100 से ज़्यादा शिकायतें हुई हैं, उनमें निर्वाचन आयोग ने अब तक क्या कार्यवाही की? राधेश्याम जी, आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। राधेश्याम जी, एक बात बताइए, जैसा कि राजेश त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि 2018 से जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं रहा। ईवीएम में इनको जो मिलने वाले मत थे वो भी उस समय कन्वर्ट किए गए थे। आज कांग्रेस के ज़्यादातर बड़े नेता जो हैं वो देख रहे होंगे आप, ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह तो लगातार उठा रहे हैं, इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व भी सवाल उठा रहा है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, कार्यकारी मुख्यमंत्री, उन्होंने भी सवाल उठाया कि ईवीएम का नाम लेने से बीजेपी को मिर्ची क्यों लग जाती है। तो क्या वर्ष 2018 में जो कांग्रेस ने चुनाव जीता था, उस समय अगर ईवीएम सेटिंग वाली बात अगर कांग्रेस के द्वारा उठा दी गई होती तो आज कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होती? कैसा लगता है आपको? त्रिपाठी जी की बात से सहमत हूं मैं, लेकिन ईवीएम का जो टेम्परिंग है, उसको जो मैनिपुलेट किया जाता है, वो शुरू से हो रहा है जी। और इसके लिए बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, मुरली मनोहर जोशी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने सन 2011 से 2014 तक बड़े ठोस आवाज लगाई और पूरे देश विदेश से जो विशेषज्ञ हैं उनके राय भी लिया गया कि ईवीएम सही नहीं है। लेकिन आज तो बिल्कुल उल्टी स्थिति है। आज तो आप ईवीएम का नाम लेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता खड़े हो जाते हैं अब कि आप कहीं चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम की बात नहीं आती और हारते हैं तो आप ईवीएम की बात करने लगते हैं। उस समय तक केंद्र में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी जी, और अब कांग्रेस जो आवाज लगा रही है उसकी अब मजबूरी है कि वो पूरी तरह से देश से सिमटते चली जा रही है सिर्फ ईवीएम की वजह से। जी बिल्कुल। इसलिए उनकी मजबूरी है कि अब वो ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं। और ईवीएम के लिए जो अभी त्रिपाठी जी ने कहा, जो विश्व के विकसित देश हैं वहां ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, आयोग ने किन कारणों से उसको प्रतिबंधित किया। इवन कि बांग्लादेश में भी बंद किया, ऐसा आपने बताया राजेश जी, आपने बताया कि बांग्लादेश में भी चुनाव जो है ईवीएम से नहीं होता, बैलेट पेपर से होता है। और निर्वाचन आयोग की भूमिका ये है कि निर्वाचन आयोग एक पक्षीय अभी कार्य किया है कि उसको चुनाव सिर्फ संपन्न करवाना था, ये बताना था कि हम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। मैं एक घटना का आपको जिक्र कर रहा हूं। मैं प्रत्याशी हूं। प्रत्याशी के लिए गणना स्थल में एक स्थान होता है जहां से वो सभी ईवीएम मशीन की निगरानी और जो गणना करने वाले कर्मचारी रहते हैं उनकी वो देख रेख कर सकता है, वो कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर गलती कर रहे हैं तो वो मिनट बुक में दर्ज होता है। पर मैं प्रत्याशी होते हुए भी उस स्थान पर मेरे को जिला प्रशासन द्वारा नहीं जाने दिया गया, जिसके गवाह यहाँ के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यहाँ के उप जिला निर्वाचन अधिकारी 3 घंटे तक ये नाटक करते रहे और मेरे को उस स्थान पर ले जाने से वंचित रखा जहां मेरा स्थान था। प्रत्याशी जो है जहां गणना होता रहता है उन हर टेबलों को वॉच कर सकता है, लेकिन इस अधिकार से भी मेरे को वंचित किया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं दर्शकों कि कितनी बड़ी त्रासदी है ये कि अगर एक प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने चुनाव की पूरी प्रक्रियाओं में भाग लिया है, उसके बाद भी उनको काउंटिंग स्थल पर जाने नहीं दिया जा रहा, रोका जा रहा है उनको। ऐसा क्या डर और भय हो सकता है शर्मा जी, आप ये बताएंगे कि प्रशासन आपको वहां जाने से रोक रहा था? क्या डर था उनको? आप वहां ईवीएम मशीन तो नहीं चोरी कर लेते, या भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का मत अपने उस पर तो कन्वर्ट नहीं कर लेते? फिर ऐसा क्या कारण था जो आपको काउंटिंग स्थल पर नहीं जाने? उनका डर जायज था, क्योंकि मैं देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला दहन जिला निर्वाचन कार्यालय के समक्ष किया। आपको आश्चर्य होगा कि देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसकी गरिमा उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति के समतुल्य होता है। उसके बाद ये स्थिति,
और वो अवमानना की श्रेणी में है, तो उनको लगा कि शायद ये वहां भी कोई भगदड़ करेंगे। अगर मैं उस पथ की गरिमा के विपरीत कार्य किया, अवमानना किया, तो मेरे ऊपर में जिला प्रशासन को, निर्वाचन आयोग को अपराध पंजीबद्ध करना था। कुछ और मेरी गिरफ्तारी हो जाती। चैनल समाचार चलाने के बाद कुछ चैनल ब्लॉक कर दिए गए थे सर, अभी जानकारी मिल वो रही सिर्फ दहशत फैलाने के लिए समाचार चैनलों का कुछ न्यूज दायित्व चैनलों है। का समाचार जो दिखाया घटना नहीं गया। है वो उसको जनता को उन्होंने दिखाया, उसमें राष्ट्रीय चैनलों को भी प्रतिबंधित किया गया, उनके समाचार हटाए गए, सबको नोटिस दिया गया। तो समाचार पत्र या जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया है उनका दायित्व है कि जनता को सही घटना की जानकारी दें। उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। मैं तो सरेआम ये पुतला दहन किया हूं और मैं स्वीकार करता हूं कि माननीय निर्वाचन आयोग की पद की गरिमा को कोई भ्रष्ट व्यक्ति जो उसकी गरिमा को कलंकित कर रहा है, उसके लिए मैं सड़कों पर भी आंदोलन करता रहा हूं और करता रहूंगा। दोस्तों, अब आपको ये बताना चाहूँगा कि राजेश त्रिपाठी जी हमारे पास जो दाहिने तरफ बैठे हुए हैं, राजेश त्रिपाठी से मैं ये पूछूंगा कि त्रिपाठी जी, अगर स्थिति ऐसी रही, ईवीएम से ही चुनाव होता रहा और विपक्ष एकजुट होकर के इसका विरोध नहीं कर पाया, तो चुनाव की प्रक्रिया क्या लोकतंत्र को भारत से पूरी तरीके से खत्म कर देगी? और उसका विकल्प क्या होगा? क्या जो निर्वाचित विपक्षी दल के नेता हैं या विधायक हैं या कुछ जगह निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपने वर्तमान निर्वाचन से या विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए या कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए? ऐसा क्या विकल्प है जो ईवीएम का जो हल है, समाधान है, वो निकाल सकता है? निश्चित तौर पर अगर देश भर में देखा जाए तो कई राष्ट्रीय पार्टी हैं और कई राज्य स्तर पर जो पार्टी हैं, अगर ये एकजुट होके ईवीएम मशीन का विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो भारत का लोकतंत्र है वो खतरे में है और जो इस देश के अंदर जनादेश है उसका अवमानना है। तो देश भर के जितने राष्ट्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनको एकजुट होकर इस देश से, हमारी लड़ाई ये नहीं है कि मत की जो प्रक्रिया, हमारी लड़ाई है कि इस देश से ईवीएम को हटाया जाए और जो दुनिया के बड़े देश हैं, विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, जो सभी लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में पुनः ईवीएम से हटके अगर वो मतपत्र पर आए हैं तो फिर भारत को क्यों नहीं आना चाहिए? और भारत के अगर लोकतंत्र को की रक्षा करना है तो निश्चित तौर पर भारत के अंदर भी मतपत्र के माध्यम से चुनाव करवाए जाने चाहिए, जिससे देश की रहने वाली जो 140 करोड़ जनता है उनका अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक ढांचा में विश्वास बना रहे। राजेश जी, एक बात बताएंगे कि जो ईवीएम जैसी मशीन है, सरकार का ये कहना होता है या सरकारी तंत्र जो ये कहता है कि ईवीएम से चुनाव इसलिए कराया जाता है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो छोटी हो जाती है, सुविधापूर्ण हो जाती है। 100-125 करोड़ देश की आबादी है, ऐसे में ईवीएम मशीन को में से मिले मत को गिनना आसान हो जाता है, उसकी ट्रांसपोर्टिंग आसान हो जाती है। तो यदि मतपत्र से, बैलेट पेपर से वोट कराया जाएगा तो क्या ट्रांसपोर्टेशन या उसकी सुरक्षा या फिर दूसरी और समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार की प्रक्रिया में बाधा आएगी चुनाव प्रक्रिया में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस देश के अंदर ईवीएम से चुनाव नहीं होते थे, लगभग 90 के पहले, अगर ये कहें कि उस समय पर मतपत्र से पूरे देश भर में चुनाव होते थे और जो मतपत्र छपता था वो रीवा में है और मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो मुझे ये मालूम है कि उस समय पर जब चुनाव होते थे, चुनाव के तीसरे दिन मतगणना होती थी और मतगणना जो है वो 7 बजे 8 बजे ईवीएम से जब हो रहा है 7 बजे 8 बजे रात तक उसका पूरा रिजल्ट, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, वो हो जाता था। एक बात। दूसरी बात, पूरे राज्य में एक चरण में मतदान होते थे देश भर में, और एक चरण में जो मतदान होता था तो मतपत्र के माध्यम से होता था और वो मत की प्रक्रिया तीसरे दिन गिनती हो जाती थी। अभी स्थिति यह है कि आप ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवा रहे हो, उसको दो चरण 3 चरण में करवा रहे हो और इसके बाद फिर जब उसकी मतगणना हो रही है वो 1 महीने बाद हो रही है। और लगभग जैसे मैं रायगढ़ में इस बार देखा कि जो अंतिम रिजल्ट रायगढ़ के 4 विधानसभाओं का आया
या उनमें से अंतिम जो रायगढ़ ही विधानसभा का चुनाव जो आया वो लगभग 6:30-7 बजे के आसपास अंतिम मतगणना उसकी खत्म हुई। तो अगर 2 घंटे पहले मतपत्र और ईवीएम का अंतर है और उसमें इतना बड़ा देश के अगर लोगों का अगर अविश्वास है तो फिर क्यों ना मतपत्र के माध्यम से देश के अंदर चुनाव करवाया जाना चाहिए। तो ये हमारी भी मांग है कि इस देश के अंदर लोगों का अगर लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखना है तो निश्चित तौर पर मतपत्र के माध्यम से हमारे देश के अंदर चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे निगम चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चुनाव की सभी प्रक्रियाएं जो है वो मतपत्र के माध्यम से होनी चाहिए, बैलेट पेपर के माध्यम से होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जब विश्वास की बात आती है कि हमारा ईवीएम इतना विश्वसनीय है, पिछले जब लोकसभा सत्र में मतदान हो रहा था किसी बात को लेके, तब आप देखे होंगे कि केवल 554 सांसद लगभग वहाँ हैं। तो निश्चित तौर पर अगर देखें कि उसी समय पर उनकी ईवीएम बिगड़ गई और ईवीएम को फिर हटा के और वहाँ मतपत्र के माध्यम से फिर चुनाव की प्रक्रिया को गुजारा गया लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। तो जब उतने छोटे जगह पर उतने कम संख्या में मतदाताओं के बीच में अगर ईवीएम बिगड़ सकती है, तो जब हमारे देश के अंदर 2000, 2500, 3000 के अगर पोलिंग बूथें हैं तो इतना अगर मत पड़ता है उस समय पर काफ़ी मशीनें खराब होने का एक तो डर है और दूसरा लोगों की विश्वसनीयता का है कि लोग ईवीएम के में जो वोट डालने वाले मतदाता हैं उनका धीरे धीरे कहीं ना कहीं विश्वास कम हो रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि काफ़ी गंभीर मुद्दे पर परिचर्चा मेरे दोनों बड़े भाइयों से मैंने की। जब तक ईवीएम है, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक ईवीएम है देश में चुनावी प्रक्रिया जो है वो निष्पक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों मेरे बड़े भाई जो हैं प्रत्याशी भी रहे हैं और दोनों ने चुनाव भी लड़ा है। और वर्ष 2018 में राजेश त्रिपाठी जी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राधेश्याम शर्मा जी 2 बार 3 बार प्रत्याशी बन चुके हैं, चुनाव उन्होंने लड़ा है। इनको काफ़ी अच्छा अनुभव है कि ईवीएम से जिस तरीके से वोटिंग की गई है वो प्रक्रिया जो है निष्पक्ष कतई नहीं हो सकती। इसके प्रमाणित तथ्य भी इन्होंने बताया कि ईवीएम से होने वाले चुनाव वो कैसे बिगड़ सकते हैं या बिगाड़ा जा सकता है। आप दोस्तों, 140 करोड़ की आबादी वाला भारत जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और निश्चित तौर पे यहाँ मतदाता भी दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता भी होंगे। युवाओं की संख्या देश में ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में रहते हैं। ऐसे में इन्होंने बताया कि जब बैलेट पेपर से चुनाव की प्रक्रिया पूरी होती थी तो वो 3 दिनों में गिनती वगैरह होकर खत्म हो जाती थी। आज ईवीएम से चुनाव हो रहा है और 2-3 चरणों में चुनाव की प्रक्रिया जो है पूरी की जा रही है और जो मतगणना का समय है वो करीब 15 दिन से 1 महीना आपने देखा होगा कि जो मतगणना की जो प्रक्रिया वो पूरी कराई जा रही है। तो ऐसे में ईवीएम पे लेकर या ईवीएम से कराए जाने वाले चुनाव को लेकर सवाल तो बनता है। अब तय आपको, हमको, विपक्ष के नेताओं को, विपक्षी दलों को, छोटे दलों को, निर्दलीय प्रत्याशियों को, आरटीआई कार्यकर्ताओं को व कानून के जो विशेषज्ञ हैं उनको तय करना है कि देश में ईवीएम से चुनाव को ईवीएम रहित करा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा के लोकतंत्र को कैसे बचाया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि मेरे दोनों बड़े भाइयों से मेरी की गई चर्चा आपको पसंद आती है या लोगों के बीच में शेयर की जानी चाहिए तो निश्चित तौर पे आप मेरे इस न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।